Hello students, I am Mrs. Preeti Singh, Assistant Professor in the Department of B.Ed at the Graduate School College for Women, जमशेदपुर। स्टूडेंट्स, आज एक्चुअल ट्राई आउट यानी अंतिम जांच प्रारूप के अंतर्गत मैं डिस्कस करने वाली हूँ आइटम एनालिसिस यानी पद विश्लेषण। इसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वांटिटेटिव आइटम एनालिसिस की यानी मात्रात्मक पद विश्लेषण प्रक्रिया की। मात्रात्मक पद विश्लेषण की प्रक्रिया में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि इट इन्वॉल्व्स 3 न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स। इसमें 3 संख्यात्मक संकेतक शामिल होते हैं, जिनमें से पहला है आइटम डिफिकल्टी लेवल यानी पद कठिनाई स्तर, दूसरा है आइटम डिस्क्रिमिनेटिव पावर यानी पद विभेदकारिता शक्ति, और तीसरा है आइटम डिस्ट्रैक्टर्स एनालिसिस यानी पद विचलित व्याकुलता विश्लेषण। इसे पद विचलित या पद व्याकुलता विश्लेषण दोनों ही कहा जाता है आइटम डिस्ट्रैक्टर्स एनालिसिस को। इन तीनों जो हमारे संख्यात्मक संकेतक हैं, इनमें से आज हम लोग चर्चा करेंगे आइटम डिफिकल्टी लेवल यानी पद कठिनाई स्तर की। सर्वप्रथम आइटम एनालिसिस करने से पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जो स्टेप्स हैं यानी पद विश्लेषण प्रक्रिया के चरण हैं। द टेस्ट पेपर्स शुड बी रैंक्ड फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, यानी जो सैंपल साइज पर हमारे द्वारा या एक परीक्षक निर्माता के द्वारा चयनित प्रश्नों का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनके टेस्ट पेपर को, परीक्षण पत्रों को उच्चतम से निम्नतम स्थान पर रखा जाता है। नेक्स्ट, select 27 test papers from highest and 27 from lowest end। उच्चतम से 27% परीक्षा के पेपरों का और सबसे कम अंत से यानी निम्नतम से 27% पेपरों का चयन करना है। यानी जो 27% ऊपर के बच्चे आएंगे जो हाई अचीवर्स होंगे, यानी जिन्होंने परीक्षा में सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा, वैसे ऊपर से 27% बच्चे, और वैसे बच्चे जो लो अचीवर्स हैं यानी जिन्होंने सबसे कम अंक प्राप्त किया है, नीचे से वैसे 27% बच्चों का चयन करना होता है। For example, if the test is administered on 60 students, then select 16 test papers from highest end and 16 test papers from lowest end। यानी उदाहरण के लिए यदि परीक्षा 60 छात्रों के सैंपल साइज पर प्रकाशित या प्रशासित किया जाता है, तो उच्चतम अंत से 16 परीक्षा पत्र और सबसे कम अंत से 16 परीक्षा पत्रों का चयन किया जाता है। नेक्स्ट, keep aside the other test papers as they are not required in the item analysis। अन्य परीक्षण पत्रों को अलग रख दिया जाता है क्योंकि वे पद विश्लेषण में आवश्यक नहीं होते। नेक्स्ट, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स यानी पद कठिनाई स्तर। ये जो पद कठिनाई स्तर है या आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स है, इसको स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स portrays the easiness of an item because the higher the percentage, the easier the item। ये जो पद कठिनाई स्तर है, इससे यह पता चलता है कि कौन सा पद कितना अधिक कठिन अथवा कितना अधिक सरल है। जितना अधिक परसेंटेज होंगे बच्चों के उत्तर
अटेम्प्ट करने के या उत्तर सही देने के, पद उतना आसान होगा। अब हम देखते हैं आइटम डिफिकल्टी लेवल का फॉर्मूला। फॉर्मूला वाइज आइटम डिफिकल्टी इज, यानी पद कठिनाई स्तर का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग P से सिंबलाइज करते हैं। P इज इक्वल टू R/T। यहाँ पर R जो है वो रेफर करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु करेक्टली आंसर्ड द आइटम, चाहे वो HAG से हो यानी हाई अचीविंग ग्रुप से हो, अपर लेवल से हो, या फिर लो अचीविंग ग्रुप से हो यानी लोअर लेवल से हो। दोनों ही स्टूडेंट्स के वैसे स्टूडेंट्स का योग जिन्होंने कि प्रश्न को करेक्टली अटेम्प्ट किया है। और T जो है वो रेफर करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडेड फॉर द एनालिसिस, वैसे स्टूडेंट्स का जो कि एनालिसिस में शामिल हैं और जिन्होंने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को सही अथवा गलत, दोनों ही ग्रुप से यानी हाई अचीविंग ग्रुप से भी और लो अचीविंग ग्रुप से भी वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने उस पद को अटेम्प्ट किया है उनको T के लिए माना जाता है। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एज एग्जाम्पल 1, इफ आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स 20 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड द आइटम करेक्टली एंड 30 स्टूडेंट्स हैव ट्राइड द आइटम, यानी दोनों समूहों से HAG और LAG दोनों ही समूहों के 32 छात्रों में से 20 छात्रों ने पद का सही उत्तर दिया है और 30 छात्रों ने पद की कोशिश की है, यानी 30 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन को चाहे वो सही हो अथवा गलत हो, और उसमें से 20 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने उसका उत्तर सही दिया है उस पद का। तो उस पद का जो कठिनाई स्तर होगा उसकी गणना हम करेंगे इस तरह से। P इज इक्वल टू, जैसा कि फॉर्मूला मैंने बताया आपको, R/T। तो यहाँ पर 20 है R, यानी वो बच्चे जिन्होंने सही अटेम्प्ट किया उत्तर को, और T है वो बच्चे जिन्होंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन को, चाहे वो HAG से हो या LAG से हो। तो इसका जो कैलकुलेशन आता है वो है 0.6। इस उत्तर का जब हम जस्टिफाई करते हैं तो it implies that the item has a proper difficulty level because it is customary to follow 25% to 75% rule to consider the item difficulty. It means if an item has an item difficulty more than 75%, then is a too easy item. If it is less than 25%, then item is a too difficult item. यानी इसका तात्पर्य यह है कि यह जो पद है यह उचित कठिनाई स्तर का है, क्योंकि पद कठिनाई पर विचार करने के लिए 25% से 75% नियम का पालन करना प्रथागत है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पद में 75% से अधिक पद कठिनाई है, यानी जो 75% बच्चे हैं वो को अटेम्प्ट करते हैं, तो पद बहुत ही आसान पद है, और यदि 25% से कम बच्चे उसको करेक्टली अटेम्प्ट करते हैं तो वह पद बहुत ही कठिन पद है। तो ऐसे पदों को जो बहुत ही कठिन है या बहुत ही सरल है, वैसे पदों को हम परीक्षण पत्र में शामिल नहीं करते हैं। तो 25% से 75% वाले कठिनाई स्तर के प्रश्नों का चयन हम अंतिम परीक्षण पत्र में करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 2, इफ आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द ग्रुप 30 स्टूडेंट्स हैव ट्राइड द आइटम एंड ऑल द 30 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट करेक्टली। यदि समूह के 32 छात्रों में से 30 छात्रों ने पद की कोशिश की और 30 छात्रों ने पद का सही उत्तर दिया है, तो इस दिशा में ऐसे पदों का जो कठिनाई स्तर है वो होगा 30 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 1, यानी ऐसे पद जो है ये बहुत ही आसान पद की श्रेणी में आएंगे। और तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यदि इफ आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स HAG and LAG 30 students have tried the item and all the 30 students have answered it wrongly। यदि
32 बच्चों के समूहों में से 30 बच्चे ने किसी पद की कोशिश की और सभी 30 के 30 बच्चे ने उस पद का गलत उत्तर दिया, तो ऐसी स्थिति में उस परीक्षण पद का कठिनाई स्तर होगा 00/30 = 0। यानी इस तरह के जो पद होंगे जिनका डिफिकल्टी वैल्यू 0 आएगा, वो पद बहुत ही कठिन पद की श्रेणी में माने जाएंगे। उन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि डिफिकल्टी इंडेक्स कैन रेंज थियोरेटिकली फ्रॉम 0 to 1, यानी 0 से 1 जो है ये कठिनाई स्तर का रेंज होता है, विस्तार होता है। 0 तब आता है when no students answered the item correctly, जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा, यानी जब कोई भी छात्र किसी पद का उत्तर देने में असमर्थ होता है तो उस समय 0 स्कोर आता है, और वो जो परीक्षा का आइटम होता है वो होता है सबसे कठिन प्रश्न। और 1 तब आता है जबकि सभी के सभी बच्चे उस पद का उत्तर देने में समर्थ होते हैं, सही उत्तर देने में। तो ऐसी स्थिति में उस पद का जो कठिनाई स्तर है वो आता है 1, और इसका अर्थ होता है कि वो जो पद है वह सरल पद है, अति सरल पद है। An item with p-value of 1 is the easiest in the test. It cannot differentiate between a student of higher abilities and one with lower abilities. यानी अगर हम बहुत ही आसान पदों को परीक्षा में शामिल करते हैं, यानी जिनका वैल्यू 1 है, तो वो प्रश्न जो है वो अच्छे स्टूडेंट्स यानी ब्राइट स्टूडेंट्स और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में भेद करने में असमर्थ होता है। इसलिए वैसे पदों को परीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता। परंतु कभी कभी हम उस तरह के 1 या 2 आइटम्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन वो परीक्षा पत्र के शुरू में देंगे जिससे कि स्टूडेंट्स मोटिवेट हो सके आगे के प्रश्नों को पूरी तन्मयता के साथ हल करने के लिए। यानी however 1 or 2 items having high p-value should be used and placed in the beginning of the test for motivational purpose. So student, इस प्रकार से एक एक पद का जो सैंपल साइज के ऊपर एडमिनिस्टर किए जाते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल यानी कठिनाई स्तर कैलकुलेट किया जाता है, और उस कठिनाई स्तर के अनुसार यह ज्ञात किया जाता है कि फाइनल परीक्षा के आइटम्स में किन आइटम्स को छांटने हैं तथा किन आइटम्स को शामिल करने हैं। यानी 25% के रेंज वाले जो प्रश्न हैं डिफिकल्टी लेवल वाले, उनको छांट दिया जाता है। उसके साथ ही जो 75% से ऊपर वाले रेंज के जो डिफिकल्टी लेवल के प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को भी छांट दिया जाता है, और 25% से लेकर 75% वाले रेंज के जो डिफिकल्टी लेवल वाले प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को फाइनल परीक्षा पत्र में शामिल किया जाता है। ये हमारा आज का प्रेजेंटेशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइटम डिस्क्रिमिनेटिव पावर की। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी। हैव अ गुड डे।